Now we are going to discuss type 3 reactions of phenol, that is electrophilic substitution reaction of phenols, जिसमें फिनोल की बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन होगी। ठीक है, इसमें कई तरह की रिएक्शन पढ़ेंगे हमने, 7-8 टाइप ऑफ रिएक्शन आनी है इसमें। सबसे पहले टाइप है हेलोजनेशन। जैसे बेंजीन की हेलोजनेशन करते थे, कैसे करते थे बेंजीन की हेलोजनेशन? बेंजीन लेके उसमें आपने ब्रोमीन ऐड कर देना है या क्लोरीन ऐड कर देना, डिपेंडिंग अपॉन आपने कौन सा हेलोजन यहाँ पे भेजना है। हाँ, बस फर्क ये है कि उसके केस में आप यहाँ पे लुईस एसिड एज अ कैटलिस्ट यूज करते थे, बट इसके केस में जो आपका सॉल्वेंट है वही एज अ रिएक्टेंट यूज, एज अ कैटलिस्ट यूज हो जाएगा। तो इसके केस में जब फिनोल की ब्रोमिनेशन हो रही है तो होगा क्या? ब्रोमीन, आपको पता है जो OH ग्रुप है वो इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पर डायरेक्ट करता है। ठीक, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, ब्रोमीन ऑर्थो पोजीशन पे ऐड हो गया, पैरा पे ऐड हो गया, ऑर्थो पे ऐड हो गया। ठीक है, मतलब जो फिनोल है उसकी ट्राई सब्सटीट्यूशन हो जाती है। ओके, सिमिलरली अगर आप फिनोल ना लेके फिनोल का वो डेरिवेटिव ले लो, फिनोल के डेरिवेटिव का मतलब जब फिनोल के ऊपर कोई ना कोई अल्काइल चेन लगी हो या कोई और ग्रुप लगा हो, जैसे यहाँ पे मैंने इसको बोलते हैं, इसका कॉमन नेम क्या है? क्रिजोल, मेटाक्रिजोल। और वैसे अगर बोलना हो तो उसको मिथाइल फिनोल भी बोल सकते हो, 3 मिथाइल फिनोल। इस कंपाउंड का नाम 3 मिथाइल फिनोल है। ठीक, तो इसके केस में भी ये जो OH है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो इसकी जब ब्रोमिनेशन करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर तो फिर भी आपके पास ट्राई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा। ऑर्थो वाली 2 पोजीशन होती हैं, उन दोनों पे ब्रोमीन लग गया, और पैरा वाली 1 पोजीशन पे ब्रोमीन लग गया। ठीक है, और यहाँ से एक H निकलेगा, यहाँ से एक H निकलेगा, यहाँ से एक H निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है, CH होता है। तो यहाँ पे जब ब्रोमीन लग रहा है तो यहाँ से H निकल रहा है ना, तो एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, 3 H निकलेंगे, और यहाँ से 3 ब्रोमीन बचेंगे। ये 3 H और 3 ब्रोमीन मिलकर क्या बना देंगे? 3 HBr के मॉलिक्यूल। बट आप अब सोचोगे अब कि यार ये तो पंगा ही है कि अगर हमने फिनोल की हेलोजनेशन करवानी है बट एक हेलोजन का मॉलिक्यूल अटैच करवाना है, एक हेलोजन का एटम अटैच करवाना है, इसमें तो ट्राई सब्सटीट्यूशन हो जा रही है ना। बट अगर हमने एक करवाना हो तो क्या करें? ट्राई सब्सटीट्यूशन नहीं करवानी तो, अगर मोनो सब्सटीट्यूशन करवानी हो तो उस टाइम आपको जो सॉल्वेंट है वो वाटर नहीं देना। ठीक है, उस टाइम सॉल्व वाटर वेरी मच पोलर मॉलिक्यूल होता है, वाटर इज वेरी वेरी मच पोलर। ठीक है, आपको थोड़ा लेस पोलर सॉल्वेंट यूज करना है उस टाइम अगर मोनो सब्सटीट्यूशन करवाना चाहते हो। टू ऑब्टेन मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट यूज लेस पोलर सॉल्वेंट, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। लेस पोलर सॉल्वेंट में कौन कौन से सॉल्वेंट आते हैं? कार्बन डाइसल्फाइड, क्लोरोफॉर्म, CCl4, these are less polar solvent। ओके, तो इसके केस में देखो, जब आपके पास फिनोल की हेलोजनेशन करवाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, उस टाइम आपके पास मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बनेंगे। देखो कौन कौन से प्रोडक्ट बने। एक में क्या हुआ, पैरा पे लग गया हेलोजन, पैरा पोजीशन पे लग गया हेलोजन। एक में क्या हुआ, ऑर्थो पोजीशन पे लग गया हेलोजन। ओके, क्लियर? क्योंकि ये जो OH ग्रुप है ये ऑर्थो या तो पैरा पे डायरेक्ट करेगा। क्लियर? तो लेस पोलर सॉल्वेंट में मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बनते हैं, और मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट 2 तरह के बन सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो OH ग्रुप है वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। कौन कौन से बने? एक तो बना पैरा सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट, एक बना ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट। ठीक है, ये जो पैरा सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट है ये मेजर बनेगा और दूसरे वाला माइनर बनेगा, मतलब ज्यादा अमाउंट में ये बनेगा पैरा वाला और कम अमाउंट में ये वाला बनेगा। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन आता है कि और पैरा वाला ज्यादा बना, ऑर्थो वाला कम बना, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है स्टेरिक हिंड्रेंस। क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे, जैसे OH इसका अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ऑर्थो पोजीशन पे इजीली अटैक नहीं हो पा रहा, पैरा पे इजीली अटैक हो जा रहा है। इसलिए ऑर्थो वाला जो प्रोडक्ट है, सॉरी, पैरा वाला जो प्रोडक्ट है दैट इज मेजर प्रोडक्ट, जो एंड ऑर्थो वाला जो प्रोडक्ट है दैट इज माइनर प्रोडक्ट। ठीक, और इसके बाद एक और क्वेश्चन हमारे दिमाग में उठता है कि वाटर सॉल्वेंट लेने पे ट्राई सब्सटीट्यूशन हो रही थी, कार्बन डाइसल्फाइड या क्लोरोफॉर्म या CCl4, इनमें ये जो लेस पोलर सॉल्वेंट लेने पे मोनो सब्सटीट्यूशन हो रही है, जिसमें 2 तरह के प्रोडक्ट बन रहे हैं। बट ऐसा क्यों हो पा रहा है? अब उसका रीजन वो आगे क्वेश्चन की फॉर्म में मैंने लिखा हुआ, देखो, व्हाई वी गेट ट्राई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट इन केस ऑफ वाटर while mono substituted product in case of less polar solvent।
ऐसा क्यों हुआ? उसका रीजन छुपा है फिनोल के इस रिएक्शन में। आपको पता है फिनोल्स आर एसिडिक इन नेचर, मतलब फिनोल्स जो होती हैं वो अपना इजिली प्रोटॉन रिलीज करके ये क्या बनाती हैं, दिस आयन इज कॉल्ड एज दी फिनोक्साइड आयन। ओके, फिनोक्साइड आयन में ऑक्सीजन के ऊपर भर भर के नेगेटिव है। ठीक, जब ये ऑक्सीजन ज्यादा नेगेटिव होता है तो होगा क्या, इस ऑक्सीजन का, हालांकि ये जो OH ग्रुप है ये भी प्लस आर इफेक्ट शो करता है, और ये जो O नेगेटिव है ये भी प्लस आर इफेक्ट शो करेगा। प्लस आर इफेक्ट शो करने का मतलब क्या है, बेंजीन के साथ रेजोनेंस करवाना, और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, जैसे ये वाली रेजोनेंस करवाई थी ना, ये वाली, ओहो वो पीछे रह गई है, जैसे मैं एक बार दोबारा बना देता हूँ। जैसे आपको पता है कि ये रेजोनेंस होती है, जैसे O नेगेटिव आयन के केस में कैसे होगी, ये यहाँ पे जाएगा, ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे, व्हाट यू विल गेट दिस। ओके, उसके बाद आगे से आगे ये साइकिल चल पड़ेगा ऐसे ही रेजोनेंस का, यहाँ पे यू विल गेट दिस, आगे ये साइकिल चल पड़ा, यू विल गेट दिस। अब हो क्या रहा है इसमें, अगर देखा जाए, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आता है, तभी तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो या तो ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करता है या पैरा पे। ठीक, बट ये जो O नेगेटिव आयन है इसका प्लस आर इफेक्ट ज्यादा है OH से, ये भी प्लस आर इफेक्ट शो करवाएगा, ये भी प्लस आर इफेक्ट शो करवाएगा, बट दोनों में से इसका प्लस आर इफेक्ट ज्यादा है। ठीक, इट मींस अगर फिनोक्साइड आयन के ऊपर हेलोजनेशन हो तो होता क्या है, ये जो फिनोक्साइड आयन है इसमें ये जो O नेगेटिव बना ये बेंजीन रिंग को बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर देता है। कैसे एक्टिवेट करता है, इसको बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन देता है प्लस आर इफेक्ट के कारण। ठीक, तो अगर फिनोक्साइड आयन के ऊपर हेलोजनेशन हो रही हो तो इसमें क्या होता है, इसमें ऑर्थो पैरा ऑर्थो ये तीनों पोजीशन जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुकी होती हैं, तो इसलिए इन तीनों पोजीशन पे हेलोजनेशन हो जाती है। वेयर एज अगर जो फिनोल है वो इसी फॉर्म में रहे, वो फिनोक्साइड आयन ना बनाए, तो उस टाइम क्या होता है, ये जो OH ग्रुप है ये इस बेंजीन को ज्यादा एक्टिवेट नहीं कर पाता, तो अल्टीमेटली होता क्या है, आपके पास या तो ऑर्थो पोजीशन पे अटैक होगा या पैरा पे। इट मींस इसके केस में आपके पास एक तरह का प्रोडक्ट ही बनेगा अगर फिनोल पे सब्सटीट्यूशन हो जाए। बट अगर बाई चांस फिनोल को डिसॉल्व करने पे उसने फिनोक्साइड आयन बना दिया और फिनोक्साइड आयन के ऊपर हेलोजनेशन होनी शुरू हुई, तो फिनोक्साइड आयन में ये जो ऑक्सीजन है ये इस रिंग को, बेंजीन रिंग को बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर रहा है, जिसकी वजह से तीनों साइड्स जो है वो सब्सटीट्यूट हो जाएंगी, और पोलर सॉल्वेंट में ये रिएक्शन इजिली हो जाती है, फिनोल फटाफट से फिनोक्साइड आयन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है पोलर सॉल्वेंट में। और नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये वाला रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि नॉन पोलर सॉल्वेंट में आयन बनना सपोर्ट नहीं किया जाता, तो फिनोल इसी स्टेट में रहेगा। वेर एज पोलर सॉल्वेंट क्या करते हैं, पोलर सॉल्वेंट फिनोल को इस फिनोक्साइड आयन और H पॉजिटिव आयन में डिसोसिएट करने में हेल्प करते हैं उल्टा। ठीक है, और अगर ये हेल्प करेंगे तो फिनोक्साइड आयन बन जाएगा। तो वाटर के केस में द इक्विलिब्रियम इज मोर शिफ्टेड टुवर्ड द राइट, ये रिएक्शन जो है वो राइट को शिफ्टेड हुई होती है, which is not in case of less polar solvent, and oxygen in phenoxide ion donate electron to benzene ring to the larger extent than the OH group in phenol, due to which benzene ring got activated to the higher extent and hence ट्राई सब्सटीट्यूशन अकर। इसके केस में बेंजीन रिंग एक्टिवेट ही बहुत ज्यादा एक्सटेंड पे हो जाती है, इसलिए इसमें ट्राई सब्सटीट्यूशन हो जाती है, इसमें मोनो सब्सटीट्यूशन हो जाती है, क्योंकि OH जो है वो इतना भी एक्टिवेट नहीं करता रिंग को। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था एंड दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट आपके पास, अब नेक्स्ट हम सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल लेंगे, सल्फोनेशन। ये सारी हम बेंजीन के केस में पढ़ चुके हैं वैसे, कि बेंजीन में कैसे होती है सब्सटीट्यूशन। बेंजीन रिंग के ऊपर सब्सटीट्यूशन करवाते टाइम ऐसे ही करवाते थे, ये वाला पड़ा हुआ है। सल्फोनेशन उसके लिए भी पड़ा हुआ है। अब इसके लिए भी सल्फोनेशन कैसे होती है, फिनोल की जब सल्फोनेशन करवानी है, सल्फोनेशन करवाने के लिए यू हैव टू यूज H2SO4। ओके, क्लियर। तो अगर आप फिनोल की सब्सटीट्यूशन करवाओगे, व्हाट यू विल गेट, यू गेट मोनो सब्सटीट्यूटेड सल्फोनेटेड प्रोडक्ट, मतलब फिनोल के ऊपर ये वाला SO3H ग्रुप लग जाएगा। अब ऑर्थो पोजीशन पे लग सकता है या पैरा पोजीशन पे लग सकता है, इसका मैकेनिज्म नहीं मैं बताऊंगा, मैकेनिज्म आपने मेरे को उल्टा बताना है। ठीक है,
इसके केस में मैकेनिज्म जो आप बताओगे, अब मैं आगे बात करूंगा। फिनोल की अगर आपके पास H2SO4 में आप सल्फोनेशन करवाते हो एट 373 केल्विन, तब आपके पास पैरा प्रोडक्ट बनता है ये वाला। मतलब जो ये वाला ग्रुप अटैच होता है वो पैरा पोजीशन, इस फिनोल के पैरा पोजीशन पे अटैच होता है। बट अगर लो टेम्परेचर की बात करें तो लो टेम्परेचर पे आपका जो सल्फो ये वाला ग्रुप अटैच होता है वो कहाँ पे अटैच होता है, ऑर्थो पोजीशन पे। ठीक, मतलब अगर आपके पास टेम्परेचर आप ये रखोगे सल्फोनेशन करवाते टाइम, तब आपके पास ऑर्थो प्रोडक्ट विल बी देयर। अगर आपने फिनोल की सब्सटीट्यूशन सल्फोनेशन करवाते टाइम आपने टेम्परेचर 373 केल्विन रखा, तब आपके पास दिस प्रोडक्ट विल बी देयर। बट वाई सो, ये डिफरेंस क्यों है? ठीक, इसको मैं याद रखने के लिए एक ट्रिक बताता हूँ। देखो, एक्चुअल में ये रिएक्शन होते कैसे हैं, ये थोड़ी ना कि ऐसे आपने ये वाला मॉलिक्यूल पकड़ के डाला और साथ में ये डाल दिया। एक्चुअल में क्या होगा, आप फिनोल लोगे, फिनोल इज अ लिक्विड, ओके, और उसमें H2SO4 ऐड कर दोगे। ठीक, तो होगा क्या, इस लिक्विड में फिनोल है, शुरू शुरू में क्या होगा, फिनोल के कांटेक्ट में H2SO4 आएगा। फिर H2SO4 इज अ पोलर मॉलिक्यूल और OH इज आल्सो अ पोलर ग्रुप। ये बेंजीन तो नॉन पोलर है, OH तो पोलर है ना। तो H2SO4 OH के साथ थोड़ी थोड़ी इंटरेक्शन पहले ही बना के रखता है, इनके बीच में फिजिकल इंटरेक्शन तभी पहले ही बनी होती है। तो अगर आप लो टेम्परेचर पे देखो तो लो टेम्परेचर पे ये इंटरेक्शन जो है वो स्ट्रांग होती है। तो जब H2SO4 में से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल निकलता है, H2SO4 में से निकलता है HSO3 पॉजिटिव, ये वाला इलेक्ट्रोफाइल। जैसे ये इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस हुआ होता है, H2SO4 शुरू में इसके साथ इंटरेक्शन में होता है, तो जैसे ही वो इलेक्ट्रोफाइल दिखता है उसको दिखती है ये वाली पोजीशन, वो यहाँ पे अटैक कर देता है, क्योंकि इमीडिएट पोजीशन पे अटैक कर देगा ना। तो अगर लो टेम्परेचर रखा हुआ है तो लो टेम्परेचर पे तो OH और H2SO4 में सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ बॉन्डिंग हुई होगी। तो जैसे ही इसका इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होगा वो इसी पोजीशन पे, क्योंकि इसने इसको पहले ही पकड़ के रखा हुआ है, तो इसने यहाँ पे अटैक कर दिया ऑर्थो पोजीशन पे। ओके, बट अगर हाई टेम्परेचर हुआ तो हाई टेम्परेचर पे आपको पता है ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, H2SO4 फ्री हो जाएगा। जब H2SO4 फ्री हो गया उसके बाद जो उसका ये वाला आयन बनेगा इलेक्ट्रोफाइल, फ्री होने के बाद उसको फेवरेट साइड कौन सी मिलती है, पैरा। ठीक है, तो इसलिए याद रखने का तरीका बता रहा हूँ कि लो टेम्परेचर पे H2SO4 पहले ही इसके साथ इंटरेक्टेड हुआ होता है, क्योंकि फिजिकल बॉन्ड तो बनी जाती हैं थोड़ा बहुत जैसे ही आप मिक्स करते हो। तो H2SO4 को अटैक करने के लिए फेवरेट साइड कौन सी मिलती है, ऑर्थो। बट हाई टेम्परेचर पे पैरा, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे इनके बीच में कोई फिजिकल बॉन्ड होता नहीं है ऑलरेडी। ओके, तो सल्फोनेशन पे अगर आप हाई टेम्परेचर पे करवाओगे तो पैरा प्रोडक्ट विल बी देयर, अगर लो टेम्परेचर पे करवाओगे तो ऑर्थो प्रोडक्ट विल बी देयर। ओके, नेक्स्ट आपके पास आता है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में आपको पता है कौन सा ग्रुप ऐड करना होता है, NO2 ग्रुप। ठीक है, और NO2 ग्रुप लेते कहाँ से हैं हम, डाइल्यूट HNO3 से। ठीक, तो नाइट्रेशन करवाते टाइम आपको HNO3 से रिएक्शन करवानी होती है। बट इसमें आगे दो कैटेगरीज बन सकती हैं, कि जब आप डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन करवा रहे हो, दूसरा है जब आप कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन करवा रहे हो। अगर तो आप डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन करवा रहे हो तो होता क्या है, वही बात, फिनोल के ऊपर HNO3 ने कौन सा इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करना है, NO2 पॉजिटिव। ये वाला या तो ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा या तो पैरा। ठीक, तो आपके पास दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, ऑर्थो एंड पैरा। ओके, बट ऑर्थो ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा, पैरा कम क्वांटिटी में बनेगा। इसका रीजन भी मैं वही बोलूंगा कि HNO3 जो है, शुरू शुरू में जब दोनों को मिक्स किया इनके बीच में इंटरेक्शन है, तो जैसे ही इसका नाइट्रेट आयन बना ये वाला, इसको सबसे इमीडिएट पोजीशन कौन सी दिखती है, ऑर्थो वाली। ठीक, तो इसलिए ऑर्थो में 40% बना और पैरा 13% बना। अब आप बोलोगे कि बस 40 और 13, ये क्या 100% तो बना ही नहीं टोटल। इसका मतलब क्या है, जो फिनोल है अगर आप इसके 100 मॉलिक्यूल डालोगे उसमें से सिर्फ 53 मॉलिक्यूल रिएक्ट होके ये प्रोडक्ट बनाएंगे, 47 फिनोल की फॉर्म में रहेंगे। इसलिए बोला लो यील्ड ऑफ नाइट्रोफिनोल विल बी देयर। इस रिएक्शन से नाइट्रोफिनोल बनाना प्रेफर नहीं किया जाता, क्योंकि लो यील्ड मिलती है आपको, आपकी फिनोल की कंप्लीट कन्वर्जन होती ही नहीं है। ओके, बट अगर आपको नाइट्रोफिनोल ज्यादा अमाउंट में बनाना है, अच्छी यील्ड लेके आनी है, तो क्या करें, टू ऑब्टेन हाई यील्ड व्हाट यू हैव टू डू, आपको पहले
ये जो फिनोल है इसके ऊपर NO ग्रुप ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और NO ग्रुप कैसे ऐड होता है, HNO2 की हेल्प से, क्योंकि HNO2 है जो है वो NO पॉजिटिव आयन बनाता है। जब ये वाला इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तब वो पैरा पोजीशन पे अटैक कर सकता है, ऑर्थो पे भी अटैक कर सकता है। मैंने पैरा का एग्जांपल लेके समझाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से इसकी वजह से जो NO पॉजिटिव आयन बना उसने पैरा पे अटैक कर दिया, यू गॉट दिस प्रोडक्ट। अब जब इससे इसको आगे फर्दर डाइल्यूट HNO3 से रिएक्ट करवाओगे तो इसका ये जो NO है ये ऑक्सीडाइज होके NO2 बन जाएगा, इसमें एक और ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। ओके, तो व्हाट विल यू गेट पैरा नाइट्रोफिनोल, और इस टाइम आपके पास 90% यील्ड आएगी, तो यील्ड इंप्रूव हो गई ना, ठीक। तो इसलिए अगर नाइट्रेशन करवानी है तो ये वाला मेथड भी ठीक है, अगर आपने मान लो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है तो ये ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, बट लो यील्ड होगी इसमें। ओके, तो हाई यील्ड के लिए मान लो अगर आपकी इंडस्ट्री है तो आपको पता होगा कि मेरे को फिनोल को पहले NO ग्रुप से अटैक करवाना होता है, और NO ग्रुप पे से अटैक करवाने के लिए मेरे को HNO3 यूज करना, HNO2 यूज करना होता है। उसके बाद ये जो आपके पास बन जाएगा नाइट्रस फिनोल, जिसको नाइट्रस फिनोल बोलेंगे, जिसमें नाइट्रस ग्रुप लगा हुआ है NO, ठीक। इसके ऊपर जब आप HNO3 से ऑक्सीडेशन करवाओगे तो ये वाला ग्रुप ऑक्सीडाइज होकर NO2 बना देगा। ओके, एंड यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। ओके, यहाँ पे मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन ऐड कर रखा है, ये +1 का क्वेश्चन है, ये आप बाद में मेरे को बताओगे, इसकी डिस्कशन अभी मैं नहीं करने वाला। ओके, सेकंड आता है, जैसे मैंने बोला कि अगर डाइल्यूट HNO3 से करवाएं तो ये रिएक्शन होती है। ओके, अगर आप कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन करवाओ फिनोल की तब क्या होगा, तब ट्राई सब्सटीट्यूशन विल बी देयर, ठीक है। तब क्या होगा, ट्राई सब्सटीट्यूट हो जाएगा, NO2 यहाँ भी लग जाएगा, यहाँ भी लग जाएगा, यहाँ भी लग जाएगा। ओके, और जब फिनोल के ऊपर NO2 ऐसे लगे होते हैं तीन, इसको क्या बोलते हैं, इसके लिए एक कॉमन नेम भी है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉमन नेम है, पिक्रिक एसिड। दिस इज कॉल्ड एज दी पिक्रिक एसिड। और इस रिएक्शन की जो यील्ड है, यील्ड का मतलब फिनोल से पिक्रिक एसिड बनने का जो परसेंटेज यील्ड है, ये भी बहुत कम होता है। पिक्रिक एसिड इतनी अमाउंट में नहीं बनता है, इसमें कंप्लीट फिनोल की कन्वर्जन नहीं होती पिक्रिक एसिड में। तो फिर मान लो अगर आपने पिक्रिक एसिड प्रोड्यूस करवाना है तो क्या करें, लो यील्ड तो है, अगर हाई यील्ड में पिक्रिक एसिड बनाना है तो इसके केस में अगर आपको गुड यील्ड चाहिए, व्हाट यू हैव टू डू, फिनोल को H2SO4 से रिएक्ट करवाओ, आपके पास सल्फोनेटेड प्रोडक्ट बन जाएगा। सल्फोनेशन अभी पढ़ के हटे ना, ये सल्फोनेटेड प्रोडक्ट जब बन जाएगा, इस सल्फोनेटेड प्रोडक्ट की कंसंट्रेटेड HNO3 डाल के रिएक्शन करवा दो, चाहे वो ऑर्थो वाला है चाहे वो पैरा वाला सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट है, ये वाला मतलब इन दोनों में कंसंट्रेटेड HNO3 डाल दो और हीट कर दो, तो होगा क्या, यहाँ से SO3H ग्रुप निकल जाएगा, चाहे वो ऑर्थो पोजीशन पे है चाहे पैरा पे, दोनों में से निकल जाएगा, और आपके पास ऑर्थो पैरा ऑर्थो इन तीनों पोजीशन पे के ऊपर NO2 ग्रुप अटैच हो जाएगा। ओके, ये एक तरह का थोड़ा सा क्रैमिंग वाला ज्यादा है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली क्या हुआ है उसकी बात हो रही है। ओके, तो इसको थोड़ा सा याद ही करना पड़ेगा आपको, ठीक। हाँ, इसका मैकेनिज्म क्या है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होता है, इसकी बात हम बड़ी बार कर चुके हैं पहले भी, कि नाइट्रेशन कैसे होती है। नाइट्रेशन में हम क्या करते थे, कैसे बोलते थे नाइट्रेशन होती है, HNO3 और H2SO4 मिलके क्या करते हैं, NO2 पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं। ओके, और साथ में वाटर एंड HSO4 नेगेटिव बनता है। ये जो NO2 पॉजिटिव आयन है ये है इलेक्ट्रोफाइल, और आपको पता है कि बेंजीन रिंग जो होती है वो इलेक्ट्रोफाइल को अपने ऊपर अटैक करने देती है। ओके, तो ये था कि नाइट्रेशन कैसे की जाए। दो तरीके, डाइल्यूट HNO3 से अगर रिएक्ट करेंगे तो मोनो सब्सटीट्यूशन होगी, अगर कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्ट करेंगे तो आपके पास ट्राई सब्सटीट्यूशन होगी। ठीक है, ये दो याद करने वाले रिएक्शन है। ओके, बाकी इनमें लो यील्ड होती है, इसलिए अगर यील्ड इंप्रूव करनी है उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे ये रिएक्शन बताया। ओके, दिस इज इट विद नाइट्रेशन। नेक्स्ट आपके पास है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, ये सारा हम वैसे पढ़ चुके हैं बेंजीन के केस में। नाउ फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, ये भी पहले पढ़ चुके हैं बेंजीन रिंग के लिए। अब फिनोल में क्या होगा, फिनोल में जब आप कोई भी अल्काइल हैलाइड डालोगे इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड, एक मैकेनिज्म नहीं इसका एक्सप्लेन करने वाला,
तो यहाँ से हैलाइड आयन निकल जाता है, वो लुईस एसिड के साथ जुड़ जाता है, और इस यहाँ से क्या बन जाता है आपके, जैसे ये आर एक्स में से एक्स नेगेटिव आयन गया, क्या बन गया आर पॉजिटिव, ये एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। दिस इज हाउ द इलेक्ट्रोफाइल जनरेटेड। ठीक, और ये इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पे अटैक करवाएगा या तो पैरा पे। तो आपके पास फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में देयर विल बी द टू टाइप ऑफ प्रोडक्ट, पैरा एंड ऑर्थो, एंड पैरा विल बी द मेजर प्रोडक्ट एंड ऑर्थो विल बी द माइनर प्रोडक्ट। ओके, इसमें ऐसा क्यों हुआ कि इसमें पैरा इज द मेजर प्रोडक्ट एंड ऑर्थो इज द माइनर प्रोडक्ट? क्योंकि इसकी और इसकी शुरू में कोई इंटरेक्शन नहीं है, जब इनको दोनों को मिक्स किया हमने तो इनकी कोई इंटरेक्शन नहीं है। उल्टा ये जो आपके पास CH3Cl था, ये इसके साथ जुड़ने चला गया, जिसकी वजह से ये CH3 पॉजिटिव आयन बनेगा, एक इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। उसके बाद जब ये इलेक्ट्रोफाइल बनने के बाद फिनोल के पास अटैक करवाने गया, तो सबसे फेवरेबल साइट जहाँ पे बहुत कम स्टेरिक हिंड्रेंस है वो कौन सी है, पैरा। तो इसलिए CH3 पॉजिटिव आयन जितने भी बनेंगे वो मेजरली पैरा पोजीशन पे अटैक करेंगे। ओके, तो इसलिए मेजर प्रोडक्ट भी पैरा वाला ही बनेगा। और जो ऑर्थो, जो कि स्टेरिक हिंड्रेंस से इफेक्टेड होती है पोजीशन, ऑर्थो वाली वैसे दो पोजीशन होती हैं, एक और दो, ठीक, उस टाइम आपके ऑर्थो प्रोडक्ट आपका दैट विल बी माइनर। ओके, तो दिस वाज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इन सभी में मैकेनिज्म, जितने भी ये रिएक्शन हम पढ़ेंगे, इन सभी में मैकेनिज्म कौन सा होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। ठीक है, क्योंकि इसमें हो क्या रहा है कि बेंजीन रिंग के ऊपर सब्सटी यहाँ पे CH होता है ना, H की बजाय H की सब्सटीट्यूशन हो रही है किसी और इलेक्ट्रोफाइल से, और वो इलेक्ट्रोफाइल हमेशा जनरेट करके आपको डालना पड़ेगा। जैसे नेक्स्ट टाइप में है कपलिंग विद डायजोनियम सॉल्ट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, नेम रिएक्शन में आता है पेपर एग्जामिनेशन में, जिसको हम कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं। ओके, और इसमें होता क्या है, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ एजोडाइज। एजोडाइज किसको बोलते हैं, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इस ग्रुप को एजो ग्रुप बोला जाता है। ठीक है, और ये वाला ग्रुप जब ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स में आ जाता है, ये डाई की फॉर्मेशन होती है, डाई जिससे हम जैसे कपड़े रंगने वाली डाइज होती है ना, वैसी वाली डाइज। ठीक है, तो ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल जो होते हैं, दीज आर डाई मॉलिक्यूल, डाइज में होते हैं ये। जैसे ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ये ऑरेंज कलर की डाई में मिलता है। ओके, तो ये कैसे बना आपके पास, आपने क्या किया, ये कौन सा सॉल्ट है, डाइजोनियम सॉल्ट है, डाइजोनियम सॉल्ट, और ये रहा आपका फिनोल। फिनोल को ऐसे लिखा हो, फिनोल वैसे ऐसे होता है ना, ये होता है। इसको रोटेट कर दें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो फिनोल की जो पैरा पोजीशन पे हाइड्रोजन है, ये यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया प्रोटॉन की फॉर्म में, और ये Cl नेगेटिव आयन उसके साथ जुड़ के HCl बना गया, और ये वाला मॉलिक्यूल इसके साथ यहाँ पे डायरेक्ट अटैच हो गया। दिस इज दी प्रोडक्ट। ठीक है, और वो H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन मिलकर HCl बना के बाहर निकल गए हैं, और आपको क्या मिल गया, आपके पास ये वाला कंपाउंड बन गया। ओके, इसको क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज दी एजोडाई। इसका फॉर्मूला, इसका नेम क्या है, 4 हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ठीक, 4 हाइड्रोक्सी, इसका नेम याद कर लेना, समझ लेना कैसे है। इस पूरे को बोला है एजोबेंजीन। ओके, और उसके 4 पे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोक्सी ग्रुप। ओके, तो 4 पे कैसे, 1 2 3 4, 4 पे हाइड्रोक्सी। उसके बाद इस पूरे को क्या बोल दिया, दो बेंजीन रिंग हैं जिनमें एजो ग्रुप है, एजोबेंजीन। हालांकि बोलना चाहिए था एजो डाइबेंजीन, बट इसका कॉमन नेम यही होता है, एजो बेंजीन। ओके, सिमिलरली जरूरी नहीं है कि फिनोल की पैरा पोजीशन पे ही सब्सटीट्यूशन हो, ऐसा भी हो सकता है उसकी ऑर्थो पोजीशन पे सब्सटीट्यूशन हो जाए। तो जैसे फिनोल की अगर ऑर्थो पोजीशन पे सब्सटीट्यूशन हो जाए, रिएक्शन तो ऐसा ही होगा। तो क्या होगा, आपके पास ये रहा एजो डाइजोनियम सॉल्ट, फिनोल की ऑर्थो पोजीशन का जो एच है उसकी रिप्लेस वो निकल गया, यहाँ से Cl निकल गया, और ये यहाँ से यहाँ जुड़ गया, यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। ओके, दिस विल ऑल्सो बी डाई, बट ये जरूरी नहीं ऑरेंज कलर की होगी, इसका कलर डिफरेंट हो सकता है। ओके, ये आपकी बुक में ऐसे मेंशन नहीं है, मैंने आपको एक्स्ट्रा में इसलिए समझाया कि आपके दिमाग में ये ना बैठ जाए कि सिर्फ पैरा पोजीशन पे ही आपका ये प्रोडक्ट बनता है, ऑर्थो पोजीशन पे भी अटैक हो सकता है, बट मेजर विल बी दी पैरा प्रोडक्ट, मेजरली पैरा प्रोडक्ट ही बनता है, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होती है ना। मेजरली ये वाला जो यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल ही जनरेट होगा, ये जो डाइजोनियम सॉल्ट है ना, इस, इसको समझो, ये डाइजोनियम सॉल्ट है आपका,
ऐसे। जैसे ही इसको डिजोल्व करोगे, ये Cl नेगेटिव आयन तो पहले सेपरेट हो रखा है, और ये एक चीज क्या है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, कैसे इलेक्ट्रोफाइल है, इसमें रेजोनेंस के दोनों इलेक्ट्रॉन ये वाले यहाँ चले जाएंगे, नाइट्रोजन हो जाएगा न्यूट्रल, तो आपके पास क्या बन जाएगा, व्हाट यू विल गेट नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। ये वाला जो नाइट्रोजन था ये तो हो गया न्यूट्रल, इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल अब एक्ट करेगा पूरा का पूरा, ये पूरी की पूरी स्पीसीज एज अ इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगी, और यहाँ पे पैरा पोजीशन पे अटैक करवा देगी, यहाँ से H पॉजिटिव आयन को बाहर निकालेगी, वो H पॉजिटिव आयन जो है वो जो Cl नेगेटिव आयन यहाँ से निकला उसके साथ जुड़ के HCl बनाएगा, और यहाँ पे इसके साथ अटैच हो जाएगा, ये बनता है। तभी नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन भी हो गया ना। आपको आपको लगा होगा कि यहाँ पे तो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैसे होगा, वो ऐसे हो गया जैसे अभी मैंने मैकेनिज्म बताया। ओके, और ऑर्थो पोजीशन पे भी अटैक हो सकता है। तो दिस इज कॉल्ड एज दी कपलिंग रिएक्शन, और ये पेपर में कई बार एज इट इज ही आ जाता है कि गिव कपलिंग रिएक्शन। ठीक, नाउ नेक्स्ट टाइप कॉल्ब रिएक्शन। कॉल्ब रिएक्शन में क्या होता है, कॉल्ब रिएक्शन में आपके पास फिनोल जो है दैट इज कन्वर्टेड टू दी सैलिसिलिक एसिड, और सैलिसिलिक एसिड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल कंपाउंड। कैसे बनता है, आपको अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो इस रिएक्शन को, इसको ऐसे लिखूंगा मैं कि फिनोल जो होता है उसमें से NaOH एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों की एडिशन करवाई, NaOH की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड की एडिशन करवाई जाती है, जिसकी वजह से आपके पास क्या होता है, फर्स्ट यू गेट दिस सॉल्ट, ये आपके पास सॉल्ट बनता है, उसके बाद इसको डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व करके यू विल गेट सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड में क्या होता है, एक बेंजीन रिंग के ऊपर दो सब्स्टिट्यूएशन लगे होते हैं, एक तो OH ग्रुप लगा होता है और दूसरा COOH ग्रुप लगा होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कैसे लगता है, फिनोल पहले NaOH के साथ रिएक्ट करता है, ये वाला सॉल्ट बनाता है। ठीक, ये वाला जो सॉल्ट है, ठीक, इसमें ये जो O है ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। कार्बन डाइऑक्साइड में जो है कार्बन से यहाँ पे अटैक हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैन एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल ये होता है ना, इसमें अगर ये ऐसा हो जाए, अगर ये वाली रेजोनेंस हो जाए तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और कार्बन यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर देगा इसके ऊपर, ओके, ऑर्थो पोजीशन पे। और यहाँ पे ये जो O नेगेटिव है इसके ऊपर नेगेटिव साइन आया, तो आपके पास सोल्यूशन में NaOH की वजह से Na पॉजिटिव आयन क्रिएट हुए पड़े होंगे, तो वो Na पॉजिटिव आयन इसके साथ जुड़ जाएगा, बट विल यू विल गेट दिस सॉल्ट एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, और यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक सॉल्ट बना हुआ है, इस सॉल्ट को जब आप डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व कर दोगे तो उसकी वजह से Na यहाँ से निकल जाएगा, H यहाँ पे आकर जुड़ जाएगा इसके साथ, तो आपके पास ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, जिसमें बेंजीन के ऊपर OH तो ऑलरेडी लगा हुआ था, और साथ में कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी आपने इंट्रोड्यूस करवा दिया। ठीक है, एंड इट इज कॉल्ड एज दी सैलिसिलिक एसिड, ये इसका कॉमन नेम है। और वैसे इसका IUPAC नेम क्या है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। बेंजीन के ऊपर जब COOH ग्रुप लगा होता है ऐसे, इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड, और इसमें ये OH भी लगा हुआ है जो कि एक सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप हो गया, इसलिए इसको क्या बोला, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ओके, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस सैलिसिलिक एसिड इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। ओके, हाँ एक और बात, ये सैलिसिलिक एसिड का एक मेजर एप्लीकेशन क्या है, ये एस्पिरिन बनाने में काम आती है। एस्पिरिन क्या होती है, दवाई खाते नहीं हम जब हमारा सर दर्द होता है, ये एस्पिरिन उसमें होती है। ठीक है, ये वाला कंपाउंड एस्पिरिन मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है उस दवाई का, जैसे डिस्प्रिन वगैरह आती है उसमें ये एस्पिरिन इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट। ओके, एस्पिरिन कैसे बनती है, सैलिसिलिक एसिड लो, उसकी रिएक्शन करवा दो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, ये मॉलिक्यूल पहले भी देखा देखा लग रहा है ना, दिस इज कॉल्ड एज दी एसिटिक एनहाइड्राइड ग्रुप। ओके, तो ये जो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जब इसकी रिएक्शन करवा दोगे, व्हाट विल यू गेट, यहाँ वही होगा, इसमें क्या होगा आपके पास, ये जो OH ग्रुप है और यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, ये सारा का सारा यहाँ पे आके लग जाएगा, OH ग्रुप अपना H छोड़ देगा, और यहाँ से मॉलिक्यूल टूटेगा और ये यहाँ से इसके साथ अटैच हो जाएगा, क्या बन गया आपके पास, ये बन गया। ठीक,
ये वाला, ये COCH3 ये कहाँ से आया है, ये इस मॉलिक्यूल से आया है। और यहाँ से एक H पॉजिटिव आयन निकला है, और यहाँ से ये जो बचा है, क्या बचा है, CH3 C डबल बॉन्ड O, इसके साथ H, वो ये वाला H जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन गया, ये आपके पास बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप। ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का फॉर्मूला है ना। और यहाँ पे आपके पास ये बन गया। ओके, इसको क्या बोलते हैं, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज दी एसिटॉक्सी। दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज दी एसिटॉक्सी। और ये बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है। ठीक, इसको क्या बोलेंगे, बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड जब लगा होता है इसको क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड। और ये वाला ग्रुप का नाम क्या था, एसिटॉक्सी। तो कार्बोक्सिलिक एसिड 1 2, 2 पे लगा हुआ है एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। ओके, दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज दी 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, और इसी को एस्पिरिन बोलते हैं। ओके, फिर इसका और एक और कॉमन नेम है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, वो आपने बस याद ही करना है। बट इसका आईयूपीएसी नेम, जैसे कई बार आईयूपीएसी नेम पूछा गया है कि व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ एस्पिरिन, दैट इज 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। और उसका स्ट्रक्चर बनाने को भी बोल सकते हैं, तो आपके पास ये स्ट्रक्चर है। ओके, और इसमें एस्पिरिन के लिए सिर्फ काम नहीं आता ये सैलिसिलिक एसिड, इसकी और भी एप्लीकेशन है। सेलोल बनाने के काम भी आता है। अब से ये सेलोल क्या है, सेलोल जो है कईयों को इंटेस्टाइन में ना इन्फेक्शन हो जाती है कई बार। इंटेस्टाइन को के लिए जो एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है वो क्या होता है, सेलोल। ये सिंथेटिक एंटीसेप्टिक है, इंटेस्टाइन में जो यूज होता है। ठीक, तो कैसे बनता है, सैलिसिलिक एसिड लेके उसकी रिएक्शन करवा देनी है फिनोल के साथ। एक्चुअल में देखा जाए तो इसमें क्या होता है, फिनोल का जो OH ग्रुप है और सैलिसिलिक एसिड का जो COOH ग्रुप है, ये दोनों आपस में मिलकर क्या करवाते हैं, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन करवाते हैं। तो इस COH का OH निकल जाता है, इसका H निकल जाता है, और ये दोनों यहाँ से जुड़ जाते हैं, तो आपके पास ये प्रोडक्ट बन जाता है। और जो ये वाला प्रोडक्ट है इसी को सेलॉल बोलते हैं। इसका आईयूपीएसी नेम क्या है, फिनाइल सैलिसिलेट। फिनाइल सैलिसिलेट, इसमें एक तरह की हुई क्या है, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन हुई है। हालांकि फिनोल्स जो है वो इजीली एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन शो नहीं करवाते, बट इन द प्रेजेंस ऑफ POCl3 फिनोल इस वाले कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के साथ एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन शो करवा के ये बनाता है जिसको बोलते हैं सेलोल, एंड वाटर इज द बाय प्रोडक्ट। ओके, मतलब ये इनकी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। ओके, सबसे पहला आपके पास इसमें आपने पढ़ा, कॉर्ब रिएक्शन में आप सैलिसिलिक एसिड बनाते हो, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। क्यों, क्योंकि ये यूज होता है एस्पिरिन बनाने में, और यही यूज होता है सेलॉल बनाने में, और दवाइयों में भी यूज होता है ये। ठीक है, स्टार्टिंग मटेरियल यही है। ठीक, जैसे अभी चाइना को बाइकआउट करने की बारी आई थी, तब न्यूज में इशू उठा था कि जो मेडिसिन तो चलो इंडिया में सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चर होती हैं, बट ये मेडिसिन बनाने के लिए जो ये रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल में क्या आता है, सैलिसिलिक एसिड। ऐसे कई सारे कंपाउंड होते हैं जो रॉ मटेरियल की तरह यूज होते हैं। तो ये जो रॉ मटेरियल है ये तो चाइना से ही आता है ना, अगर ये ही ना होगा हमारे पास तो ये कैसे बनेगी मेडिसिन, हाउ इज इट पॉसिबल। ठीक है, हालांकि इंडिया जो है वो वर्ल्ड की जो सबसे ज्यादा दवाइयां क्रिएट करता था, जैसे जो क्लोरोक्विन थी, ठीक है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो मलेरियल एंटी मलेरियल ड्रग थी, जो शुरू में उसकी बात डिस्कशन हुई थी कि हाँ भी ये जो हमारे पास कौन सा वायरस है, ये कोरोना वायरस है, इसकी जो सबसे बढ़िया दवाई जो अब तक वो मानी गई है, और वो इंडिया में सबसे ज्यादा बनती थी। और बाद में जब इंडिया को बाइकआउट चाइना चला, तो उस टाइम क्या हुआ, उस दवाई को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो चाइना से आता है। तो अगर हम चाइना को बाइकआउट कर देंगे, रॉ मटेरियल नहीं आएगा, अगर रॉ मटेरियल नहीं आएगा तो ये दवाई कैसे बनेगी। ठीक है, ऐसे ही सेलॉल और एस्पिरिन के लिए रॉ मटेरियल क्या है, सैलिसिलिक एसिड। और इसको कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, बाय द कॉल्ब रिएक्शन। ओके, हालांकि इसको एक और रिएक्शन से प्रोड्यूस किया जा सकता है सैलिसिलिक एसिड को, वो आगे पढ़ना है हमें, अभी पढ़ेंगे आगे। ठीक है, दैट इज नेक्स्ट रिएक्शन इज रीमर टीमन रिएक्शन। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इससे भी सैलिसिलिक एसिड बनता है। ठीक है, बट इसकी मेजर एप्लीकेशन क्या है, सैलिसिल्डिहाइड बनाना। ओके, अब इसको समझते हैं। देखो, रीमन टीमन रिएक्शन में क्या होता है, फिनोल की रिएक्शन करवाई जाती है CHCl3 के साथ। इसको, इसका कॉमन नेम क्या है,
इसका वैसे अगर आईयूपीएसी नेम बोलें तो ये है ट्राइक्लोरोमीथेन और कॉमन नेम इज क्लोरोफॉर्म। ठीक है। जब आप फिनोल को रिएक्ट करवाते हो क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH एट 340 केल्विन, आपको मिलता क्या है? यू गॉट दिस। मतलब फिनोल के ऊपर यहाँ पे CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप लग जाता है। ओके, क्लियर। और आपका जो फिनोल है उसका ये जो H है वो Na से रिप्लेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि NaOH की वजह से Na पॉजिटिव आयन की प्रेजेंस में ये वाला जो फिनोल का एसिडिक H है इसको Na रिप्लेस कर लेता है। और जब इस सॉल्ट को आप डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व करोगे तो ये वाला N दोबारा से H से रिप्लेस हो जाएगा। ये इस मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? सैलिसिलडिहाइड। पिछले वाला मॉलिक्यूल क्या था? ये वाला, जिसमें OH के ऊपर COOH होता है, इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। और जब OH के ऊपर CHO लगा होता है ऐसे ऑर्थो पोजीशन पे, इसको क्या बोलते हैं? सैलिसिलडिहाइड। ठीक है, क्लियर। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं रीमन टीमन रिएक्शन। इस रिएक्शन को अगर स्टेप वाइज तोड़ दें तो इसकी स्टेप रिएक्शन कैसे बोलेंगे? कि फिनोल पहले क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH टू प्रोड्यूस NaCl एंड H2O। ओके, तो आपके पास जो फिनोल है, फिनोल के ऊपर CHCl3 जब रिएक्ट करता है शुरू में, तो व्हाट विल यू गेट? NaOH की प्रेजेंस में NaCl इज द बाय प्रोडक्ट एंड H2O इज द बाय प्रोडक्ट। एंड यहाँ से होता क्या है? CHCl3 में से CHCl2 ये बनता है। कैसे बनता है वो आगे डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म इसका। वो यहाँ पे अटैक कर देता है, ये बन गया। ठीक। उसके बाद ये जो CHCl2 है, अगर मैं इसको इलेबोरेट करके बनाऊं, दैट इज लाइक CH, उसके ऊपर 2 Cl लगे हुए। अब ये फर्दर NaOH के साथ रिएक्ट करके अपने क्लोरीन को OH से रिप्लेस कर लेता है, और ये वाला भी अपने क्लोरीन को OH से रिप्लेस कर लेता है। ठीक है, तो मतलब ये वाला जो आपके पास कंपाउंड बनता है, ये इसमें दोनों क्लोरीन दोबारा OH से रिप्लेस हो जाते हैं, और क्या बन जाता है आपके पास? इस कार्बन के ऊपर पहले 2 क्लोरीन थे, अब वो दोनों क्लोरीन OH से रिप्लेस हो गए और आपके पास ये बन गया। बट ये वाला कंपाउंड बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, इस फॉर्म में कभी भी स्टेबल नहीं होता। अगर आपको कहीं भी कार्बन के ऊपर 2 OH दिख जाए ना, तो ये मान लो अनस्टेबल है। ठीक है, ये 2 OH की क्या करेंगे? एक का O, एक का OH पूरा का पूरा, दूसरे का H यहाँ से निकल के वाटर बना के बाहर, और ये वाला जो आपके पास पूरा ग्रुप है ये एल्डिहाइड बन जाएगा। ओके, तो इट मीन्स इससे डिहाइड्रेशन हो गई, वाटर निकला, और यहाँ पे क्या बन गया? आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप बन गया ये। ठीक, अब इस एल्डिहाइड वाले सॉल्ट को, यहाँ पे ये सॉल्ट फॉर्म में है ना अभी, इस सॉल्ट को आपने डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व करके दोबारा से क्या बना देना है? यहाँ पे OH ग्रुप लेके आ जाना है ये वाला, और ये क्या बन गया आपका? सैलिसिलडिहाइड। सैलिसिलडिहाइड का आईयूपीएसी नेम क्या है? 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। सैलिसिलडिहाइड्स आईयूपीएसी नेम इज 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो आपके पास ये बन गया। ओके, क्लियर। और कई बार पूछा जाता है कि सर ये CHCl3 जो है, ऐसा भी हो सकता था पैरा पोजीशन पे अटैक करे। हाँ, हो सकता है, बट इसमें भी ऑर्थो इज द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ स्मॉल नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ पैरा प्रोडक्ट आल्सो फॉर्म्ड, इसमें पैरा प्रोडक्ट भी बनता है। ठीक है, बट वो नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है, मेजरली यही बनता है। ठीक है, दैट इज सैलिसिलडिहाइड। ओके, ये सैलिसिलडिहाइड बनने का रीजन एक और भी है कि सैलिसिलडिहाइड जो है ऑर्थो जिसमें ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है CHO, अगर इसमें देखें ये इसका स्ट्रक्चर है, तो ये बहुत ज्यादा स्टेबलाइज होता है ड्यू टू दिस इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। इसलिए भी ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा बनता है, ऑर्थो प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पे अगर आपको कोई पूछ ले कि ऑर्थो प्रोडक्ट क्यों बना ज्यादा, पैरा क्यों नहीं, क्योंकि ये जो ऑर्थो वाला है दैट इज स्टेबलाइज्ड बाय H बॉन्डिंग, ऐसे H बॉन्डिंग हुई होती है इसमें। ठीक, अब एक और चीज, ये रीमन टीमन रिएक्शन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है अगर हम देखें इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसे इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है? क्योंकि रीमन टीमन रिएक्शन से वेनिलिन बन सकता है। वेनिलिन क्या होता है? वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम खाते हैं हम, उसमें वनीला एक्सट्रैक्ट डाला होता है वनीला फ्लेवर देने के लिए। ठीक है, वो कैसे देते हैं? ये वाला फिनोल की
फिनॉल के ऊपर मेथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज द मेथॉक्सी OCH3, इसको क्या कहते हैं, मेथॉक्सी। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, 2 मेथॉक्सी फिनोल, 2 मेथॉक्सी फिनोल है ये आपके पास, ठीक है। इसका कॉमन नेम ग्वासियाऑल, ग्वासियाकॉल, ओके। कॉमन नेम चाहे ना याद करो, 2 मेथॉक्सी फिनोल याद कर लो। इसके ऊपर जब आप रीमन टीमन रिएक्शन लगवाओगे, ओके, तो क्या होगा, यहाँ पे ये CH Cl3 है। तो अब ऑर्थो पोजीशन तो खाली है ही नहीं, ठीक। तो अब आपके पास पैरा पोजीशन पे ही सब्स्टिट्यूशन होनी है। तो क्या बनेगा आपके पास, पैरा पोजीशन पे जब CHO लग जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज दी वेनिलिन, ठीक। तो ये जो वेनिलिन है, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है, दैट इज फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज होता है फूड्स में, बेवरेजेस में एंड फार्मास्यूटिकल्स में, ठीक। आगे चलते हैं हम रीमन टीमन रिएक्शन की मैकेनिज्म पे। मैकेनिज्म क्या है इसकी, इसमें जैसे मैंने बोला कि बेंजीन रिंग के ऊपर जब भी अटैक होनी है वो कोई ना कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो इट मींस इसने और इसने, इन दोनों ने मिला के कोई ना कोई इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया था, और उस इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया था इस ऑर्थो पोजीशन पे, जिसकी वजह से ये वाला ग्रुप यहाँ पे अटैच हुआ है, ठीक। और वो कैसे जनरेट हुआ उसको देखते हैं। रीमन टीमन रिएक्शन इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड अकर थ्रू द फॉलोइंग स्टेप्स। पहला स्टेप क्या है, इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होना। ये रही आपकी क्लोरोफॉर्म। ये OH नेगेटिव आयन कहाँ से आया, ये आया है फ्रॉम NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज किया है ना, NaOH से OH नेगेटिव आयन आया, CHCl3, इन दोनों ने मिलके क्या किया, इन दोनों ने मिलके यहाँ से जो प्रोटॉन था वो रिलीज होके ये ले गया अपने साथ, वाटर बना लिया। इसने क्या बनाया, C, और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ऐसे है, ठीक। तो इसमें से यहाँ से Cl नेगेटिव आयन निकल गया, क्योंकि ये स्पीसीज इतनी स्टेबल नहीं होती, इसको बस याद ही कर लो इस स्टेप को, कि इसमें से Cl नेगेटिव आयन निकल गया और आपके पास ये वाली स्पीसीज बची, जिसमें कार्बन के ऊपर अभी लोन पेयर अवेलेबल है, इसको बोलते हैं कार्बीन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट स्पीसीज है, ठीक है। 3 इंटरमीडिएट तो आपने पढ़े होंगे, कार्बोकटायन, कार्बोन आयन एंड फ्री रेडिकल। इसके अलावा एक और होता है कार्बीन, तो ये कार्बीन जनरेट हुआ, ठीक। ये जो कार्बीन होता है ये भी इलेक्ट्रोफाइल ही होता है, ठीक है। क्यों, अब आप बोलोगे सर इसके ऊपर तो लोन पेयर है उल्टा, ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे है, ये तो न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। ये इलेक्ट्रोफाइल इसलिए है क्योंकि कार्बन के ऊपर, कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6, अभी 2 और आ सकते हैं इसमें, तो इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल है। कार्बीन इज अ न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। ये जो CCl2 बना कार्बीन, ठीक है, ये एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। तो क्या करेगा, बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा और इसको अपने साथ जोड़ लेगा ऑर्थो पोजीशन पे ऐसे, ठीक। और जब इसके ऊपर अटैक हुआ तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ से जो यहाँ पे जो हाइड्रोजन लगा है ये वाला, जब ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इस बेंजीन इसको देगा दोबारा एरोमेटिक बनने के लिए, यहाँ से H पॉजिटिव आयन जो निकलेगा वो जैसे ही निकलेगा वो उसके साथ अटैच हो जाएगा। तो आपके पास ये वाला बन गया CHCl2, ऑर्थो पोजीशन पे लग गया CHCl2, यहाँ पे ये CHCl2 लग गया, दैट्स इट, ठीक। यही मेन स्टेप था। उसके बाद इस CHCl2 में मैंने आपको पहले भी बताया कि 2 क्लोरीन लगे होते हैं, जब उसमें NaOH डालते हैं तो ये भी OH बन जाता है, ये भी OH से रिप्लेस हो जाता है, और इसके दोनों OH आपस में वाटर बना के बाहर निकल जाते हैं, और साथ में यहाँ पे लगा रह जाता है एक O, और ये क्या बन जाता है, एल्डिहाइड, ठीक। और O नेगेटिव को काउंटर करने के लिए Na पॉजिटिव इसके साथ आगे जुड़ जाता है, यू गेट दिस, ठीक। तो ये इसका मेजर मैकेनिज्म था रीमन टीमन रिएक्शन का, एंड मैकेनिज्म इसका पेपर में आता है। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में आनी ही आनी है, समझ लो, या तो कन्वर्जन में आनी है या तो इसका मैकेनिज्म आना। उसके बाद आपके पास है रीमन टीमन रिएक्शन में ही है, अगर आपने CHCl3 ना यूज करके CCl4 यूज कर लिया तो क्या होगा। यहाँ पे रीमन टीमन में हमने फिनोल की रिएक्शन करवाई ना CHCl3 के साथ, बट अगर आपने CCl4 यूज कर लिया तो तब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तब आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, CCl4 यूज करने पे रीमन टीमन रिएक्शन में वही रिएक्शन लिखी है मैंने,
एट द एंड आपके पास क्या बनता है, यहाँ पे पहले लगा था एल्डिहाइड ग्रुप, अब यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप नहीं लगेगा, ये कौन सा ग्रुप है, COOH, कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो आपके पास कौन सा ग्रुप लग जाता है अल्कोहल के ऊपर, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग जाता है ऑर्थो पोजीशन पे, और इसको क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड। तो सैलिसिलिक एसिड जो है वो आप रीमन टीमन रिएक्शन से भी बना सकते हो ऐसे, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं, मैकेनिज्म नहीं कह सकते इसको, इसको स्टेप रिएक्शन बोल सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है ये। तो पहले में देखो, फिनोल के ऊपर CCl4 जब अटैक करने गया NaOH की प्रेजेंस में, तो फिनोल के ऊपर यहाँ पे लग जाएगा CCl3, ठीक। कार्बन के ऊपर 3 क्लोरीन लगे हैं। अब ये तीनों क्लोरीन जो है रिप्लेस हो जाएंगे NaOH की प्रेजेंस में, किसके साथ, यहाँ पे लग जाएगा OH, OH, OH। तो ये आपके पास ये बन गया। कार्बन के ऊपर 2 OH लगे हों वही नहीं स्टेबल होता, यहाँ पे तो 3 लगे हैं, तो ये 2 OH मिलके क्या करेंगे, यहाँ से वाटर बना के बाहर निकालेंगे, यहाँ पे सिर्फ एक ऑक्सीजन रह जाएगा जो कार्बन के ऊपर लगा होगा। तो ये क्या बन गया, OH, इस कार्बन के ऊपर सिर्फ एक ऑक्सीजन लगा रह गया, और साथ में OH ये वाला एज इट इज रहा, और ये कौन सा ग्रुप बन गया, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन गया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, बस ये बन गया आपका सैलिसिलिक एसिड। तो दिस इज हाउ सैलिसिलिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन केस ऑफ रीमन टीमन रिएक्शन। बस उसमें क्लोरोफॉर्म यूज करके ना यूज करके आपको CCl4 यूज करना होता है, ठीक है। और लास्ट आपके पास है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्यों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिनॉल्फथलीन, जो कि एक इंडिकेटर होता है, ठीक है। इसमें होता क्या है, फथैलिक एनहाइड्राइड, ये वाले मॉलिक्यूल को बोलते हैं फथैलिक एनहाइड्राइड। जब बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O ये लगा है, इस ग्रुप को बोलते हैं एनहाइड्राइड, और जब वो बेंजीन के ऊपर लगाओ तो इसको कलेक्टिवली बोलते हैं फथैलिक एनहाइड्राइड। एक फथैलिक एनहाइड्राइड के साथ 2 फिनोल, अब आप बोलोगे सर ये फिनोल कैसे, ये तो कुछ और ही अजीब सा लग रहा है, फिनोल ही है, इन्वर्टेड फॉर्म में लिखा है, ठीक है। ये 2 फिनोल क्या करेंगे, अपनी पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन निकाल देंगे, और इसका ये वाला ऑक्सीजन निकल जाएगा और यहाँ से बॉन्ड हो जाएंगे इसके साथ, ये फथैलिक एनहाइड्राइड के साथ 2 फिनोल अटैच हो गए इस कार्बन के थ्रू, अपनी फोर्थ पोजीशन से, अपने फोर्थ कार्बन से। ये फॉर्मूला होता है फिनोल्फथलीन का। कई बार वाइवा में पूछा जाता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फिनोल्फथलीन, तो आपको ये याद रखना है। और कई बार वाइवा में, प्रैक्टिकल वाइवा में ये भी पूछा जाता है कि हाउ फिनोल्फथलीन इज प्रिपेयर्ड, तब आप बोलोगे फथैलिक एनहाइड्राइड के साथ जब 2 फिनोल के मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं, देन यू गेट फिनोल्फथलीन एज अ प्रोडक्ट, ठीक। तो ये सारे आपके पास जितने भी हमने रिएक्शन अब तक आज पढ़े ये वाले, ये थे आपके पास जिनमें फिनोल की बेंजीन रिंग जो है उसके ऊपर सब्सटीट्यूशन होती है, या तो ऑर्थो के ऊपर या तो पैरा के ऊपर, डिपेंडिंग अपॉन कंडीशंस, ठीक है। अब आपके पास आगे रह गए हैं मिसलिनियस रिएक्शन, इनमें 3 रिएक्शन ही है, कुछ ज्यादा रिएक्शन नहीं है, 3 ही है सिर्फ, इसलिए आज खत्म करते हैं इसको। पहला है ऑक्सीडेशन, ये प्योर क्रैमिंग, मतलब प्योर रट्टा, इसको बस रट्टा लगा लो। फिनोल के ऊपर, फिनोल की जब ऑक्सीडेशन करवाओगे, व्हाट यू विल गेट, बेंजोक्विनोन, ये बन गया बेंजोक्विनोन। उसके बाद फिनोल की अगर रिडक्शन करवाएं तो क्या बनता है, साइक्लोहेक्सेनॉल, ओके। और फिनोल की अगर फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएं, FeCl3 के साथ, तो क्या होता है, 6 फिनोल के मॉलिक्यूल एक फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके, न्यूट्रल कंडीशन में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ये वाला कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, फिनोल से जनरेट होता है फिनोक्साइड आयन, और Fe+3 के साथ ऐसे 6 फिनोक्साइड आयन, इनका फॉर्मूला क्या है, C5H5O नेगेटिव, इनको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दें, ऐसे 6 फिनोक्साइड आयन जुड़ जाते हैं लाइक दिस, और ये कॉम्प्लेक्स जनरेट करते हैं। चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, जो अभी हमने पढ़ना है, ओके। ये वाला कॉम्प्लेक्स जनरेट करते हैं, ठीक। इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर ओवरऑल -3 चार्ज होता है, उस -3 को सेटिस्फाई करने के लिए 3 H पॉजिटिव आयन जो हैं वो इसके साथ काउंटर आयन की फॉर्म में लग जाते हैं, क्योंकि ये फिनोक्साइड आयन बनते टाइम फिनोल के H पॉजिटिव आयन निकले हैं ना,
वो 3 H पॉजिटिव आयन इस कॉम्प्लेक्स को सहारा देने के लिए, क्योंकि ये एनायन है, उसके अराउंड लग गए, तो ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है जिसका फॉर्मूला ये है। और ये कॉम्प्लेक्स किस कलर का होता है? वायलेट कलर का होता है, डीप वायलेट कलर का होता है। और HCl तो बाय प्रोडक्ट है, इसको छोड़ो। ठीक, तो ये आपके पास कॉम्प्लेक्स बनता है जब भी फिनोल रिएक्ट करता है FeCl3 के साथ। अब आप बोलोगे कि सर इसको पढ़ना जरूरी क्यों था सिलेबस में, ये तो ऐसे ही है, धक्केशाही रिएक्शन है, ये इसमें कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड तो बना नहीं है एज अ प्रोडक्ट। बट ये फिनोल के लिए डिटेक्शन टेस्ट यूज होता है। दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू टेस्ट फॉर फिनोल्स एंड फिनोल डेरिवेटिव। अगर आपने पता लगाना हो कि आपके पास गिवन कंपाउंड फिनोल है कि नहीं है, उस टाइम फिनोल, अगर आपके पास गिवन कंपाउंड फिनोल हुआ, उसमें FeCl3 डालने पे वो वायलेट कलरेशन देता है। क्यों देता है? इस कॉम्प्लेक्स की वजह से। तो ये डिस्टिंक्शन टेस्ट में यूज किया जाता है, जिसमें फिनोल को आप, मतलब फिनोल का करेक्टरिस्टिक रिएक्शन है ये वाला। तो दैट्स इट फॉर टुडे।